तो पेपर खत्म नहीं हो गए? और अभी एक तुम्हारा साथी को यार 15 में कहता सर कईयों ने तो छुट्टियां कर दी कि पेपर विंटर ब्रेक इंस्टीट्यूट में कौन सकता है? नहीं मेरी तो नहीं है। हाँ वो तुम्हारा साथी नहीं कहा था नितिन, वो जहाँ जाता है वहाँ पे की है। हाँ एक वो फोकस पे जाता है, हाँ फोकस पे। और फिजिक्स में तो नहीं ना बायो में। फिजिक्स के मेरे जो नोन है एक दो उन्होंने भी नहीं की, नाम लेकर इसने की है, दिनेश सर ने भी नहीं की। वो तो सवेरे 5 बजे भी बुलाते हैं। वो सर बुलाते हैं वहाँ 5 बजे जाते कितने हो तुम लोग? 8 तो बढ़ गए। नहीं तो जब मेरा बेटा था तब तो 5 ही जाते थे, 4-5 बस। और वो भी क्या ये गाड़ी पे जाता था ना तो इसके साथी 3 जो है इकट्ठे इसके साथ चले जाएंगे। ऐसे ही है। उन सर को इतनी बार तो सुबह कौन 5 बजे उठेगा। और अब तो पता नहीं, तब तो सर भी खुद पढ़ाते थे ना, कहता पापा वो डाल के पढ़ाते हैं टोपी सी, जो हम लोग उसको कहते हैं मोंकी टोपी। अच्छा नहीं, तब तो पहले वो टोपी डाल के पढ़ाते होते थे सर लोग। अब लास्ट टाइम याद है आपके साथ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसकी वजह से सिर्फ आपके साथ एक कंसेप्ट क्लियर किया था, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ। आज ना इसी ग्रुप के मेरे ख्याल देखना पूरे लेक्चर में जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ गए थे। तो जनरल रीजनिंग का ना सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन आता है, याद है डी ब्लॉक की लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी n-1 b 1 to 10, साथ में ns क्या आ गया था 0 to 2, ये लिखी थी। क्लियर। अब अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में ये आता था एस ब्लॉक, इधर आता था हमारे पास पी ब्लॉक, इधर बीच में आता था डी और आखिर में हमारे पास आता था एफ ब्लॉक, एस पी डी और यहाँ पर है ना। डी ब्लॉक को एक कॉमन नेम लिया था एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो लेक्चरल एलिमेंट्स के प्रॉपर सीरीज के नाम आ गए। इस पूरे को नाम क्या दिया था आई टी ई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या एक और नाम क्या देते थे, दीज आर नोन एज आवर रेयर एलिमेंट्स, रेयर एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इकट्ठा दे रखा था कॉमन नेम। चलो गुड। एक तो नाम दिया था इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दूसरा अपन क्या स्ट्राइक करना था, एक मिनट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और देख जब वो बोला एल्कली और एल्कलाइन, वो तो मेरे प्रॉपर आ गए थे एस ब्लॉक के आगे ग्रुप्स के नाम। इनको कॉमन नेम दिया था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या एक क्या दिया था नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर। तो पेपर में ना पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर जो आपको डी एंड एफ ब्लॉक आता है वो यही आता है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसका नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स का इनका बेसिक डिफरेंस क्या है इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई n-1 d 1 to 10, साथ में क्या आ गया ns 0 to 2। किसी को याद है नॉर्मल एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब ये ns था तो ns में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से वेरी करते थे 1 to 2। क्लियर। या फिर कौन सा आ गया पी ब्लॉक की ns2 तो था, साथ में क्या करता था np 1 to 6। और यार आपसे शुरू से जब से पी ब्लॉक स्टार्ट किया है हर बार क्या होता था रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करते थे। तो तुम लोग बता दोगे मुझे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ जी, इनमें अगर डी शेल के बेस पे चलो तो याद करो इसमें भी डी शेल आ जाएगा, बोरोन एल्युमिनियम के बाद गैलियम आता था है ना, वहाँ पे इसकी भी आ जाएगी। तो क्या था इनमें इलेक्ट्रॉन ऑफ बीइंग फील्ड ऑलवेज इन आउटरमोस्ट शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर वाले शेल में जा रहा है। पर इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ बीइंग फील्ड नॉट ओनली इन द आउटरमोस्ट शेल बट आल्सो लास्ट बट वन शेल। और लास्ट बट वन शेल को एक पर्टिकुलर नेम क्या दे रखा था, पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल। तुम्हारे पेपरों में ना पहला कॉमन रीजनिंग का यही क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर? तो अब बताओ पहला कॉमन डिफरेंस तो क्लियर दोनों का। इन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड ओनली इन आउटरमोस्ट शेल। इन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड नॉट ओनली इन द आउटरमोस्ट शेल बट आल्सो लास्ट बट वन शेल। क्लियर? पहला डिफरेंस तो क्लियर कर दो ना? Yes, sir. हाँ जी, लिख लिया। अगर ये लिख लिया, नेक्स्ट अब आप में से कोई डिफाइन करेगा। लास्ट टाइम जब इतना समझाया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। डी में हर बार इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं 1 to 9, कब? आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और आइदर इन देयर कॉमन आयनिक स्टेट। क्लियर? तो अगर मैं कॉपर को पकड़ता, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या था 29, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती थी ऑर्गन, साथ में क्या आ गया 4s1 और आगे क्या आ गया 3d10, है ना। अगर मैं इसी सीरीज में नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ता जिंक, एटॉमिक नंबर क्या था 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई ऑर्गन, साथ में क्या आ गया 4s2 और 3d10। क्लियर? तो देखो अगर मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइन करता, दीज आर हैविंग 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो दैट मींस ना तो कॉपर ना तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट था। तो मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की रिफाइंड सी डेफिनेशन दिया था, वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन डी 1 to 9। क्लियर? कब? आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और आइदर इन देयर कॉमन आयनिक स्टेट एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो कॉपर जो था मेरे पास आयनिक स्टेट में क्या एग्जिस्ट कर रहा था Cu2+। अगर Cu2+ था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन आगे 4s, है ना, 4s क्या हो गया 0 और 3d क्या रह गया मेरे पास यहाँ पर 9। क्लियर? दैट्स व्हाई कॉपर वाज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हमारे पेपर में नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन ये आ रखा है, फर्स्ट सीरीज में जिंक, उसके नीचे कैडमियम और उसके नीचे हमारे पास आ जाता है मर्करी। वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्लियर? इसीलिए क्योंकि इनकी अगर कॉमन आयनिक स्टेज करो जिंक 2+ की क्या आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन, साथ में क्या आ जाएगा 3d10। क्लियर? तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे माने? क्योंकि ना तो कॉमन में ना इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस वाज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स बट इट कैन हैव एट द मोस्ट ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट। ये पेपर में ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ये दूसरे ग्रुप में तो ना मुझे उन्होंने कहा था रीजन लिखवा दो, आपको क्लियर है? ये लिखवा दूं? लिखवा दूं? क्या हो गया, लेट हो गए? सर बस बच्चे थे। तो ये इसका रीजनिंग लिख लो, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। क्वेश्चन था व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तभी अभी बस स्टार्ट ही किया था, पहले ही रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर, लास्ट टाइम डीएनएफ स्टार्ट किया था ना, आज उसके रीजनिंग के थे। Zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements. Since transition elements are defined as elements whose atom in ground state or ions in one of the common oxidation state have incomplete desorption, that is are having 1 to 9 electrons, clear? But zinc, cadmium and mercury are excluded. Zinc, cadmium and mercury are excluded from transition elements because
are excluded from transition elements because these elements have completely filled d orbital in atomic state और क्या लिखे आगे as well as in their common oxidation state as well as in common oxidation state हाँ जी, अब बताओ क्लियर हुआ ये पहला सेकंड रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर तो क्लियर और सिमिलर डेफिनेशन में आ गया आपका हम क्लियर क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 4s2 3d10 तो एटॉमिक स्टेट में भी 3d10 था कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या Zn2+ वहाँ पे भी 3d10 है दैट्स व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज आवर ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर। अब इसके बाद ना हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो क्या था जनरल ट्रेंड्स और वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज और यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज कौन सा पकड़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एटॉमिक रेडियस और अब आपको कहता था ना हर बार मुझे मतलब फर्स्ट सीरीज के साथ है कौन सी स्कैंडियम से लेकर जिंक सिर्फ ना फर्स्ट 3 रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स है जो सबसे बड़े हैं फर्स्ट 3 तो वो तीनों के तीनों में मैं आपको लिखवा दूंगा मुझे हर बार है अभी शायद जब करा रहा था ना तो कोई स्टूडेंट कह रहा था खन्ना साहब मेरे पेपर में कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आ गई किसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन आ रखा है किसी में आ रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ये जो पहले 3 रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर है ये मैंने खुद 4-5 साल से तो पेपरों में पढ़े नहीं कंपटीशन में कई बार स्टेटमेंट्स कमेंट करने के बेस पे ट्रू है या फॉल्स ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ रखे हैं तो पहली प्रॉपर्टी पकड़ेंगे एटॉमिक रेडियस इसे एक्सप्लेन करने के लिए याद है मैंने सीरीज आपके साथ 11th क्लास है स्कैंडियम की सीरीज पकड़ रखी है स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता था टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आगे फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर और आखिर में क्या आ गया जिंक इसका एटॉमिक नंबर क्या था 21 और इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया हमारे पास 30 और याद है आपके पास स्टार्टिंग से क्रोमियम और एक कॉपर एक स्टूडेंट जो अगर पैसा 11th में नहीं किया तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यही सीरीज पकड़ी थी फिर तो अगर देखो यहाँ पर आज फिर देखना बस इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें समझ आ गई ना लिखनी तो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर सबसे आसान थे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा ऑर्गन आगे 4s2 साथ में क्या आ गया 4s2 के बाद 3d1 इसका 4s2 और 3d2 4s2 और 3d3 नेक्स्ट 4s1 अब 4s1 और क्या आ गया 3d5 नेक्स्ट 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 लास्ट वाले का 4s2 3d10 और इसका एक के साथ आएगा 4s1 और ये आगे कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। अब ना पहला कौन सा मैंने पकड़ा है एटॉमिक रेडियस याद आपको कहता था एटॉमिक रेडियस ना ये पेपर में जो वैल्यूज लिख रहा था ये कभी वैल्यूज नहीं आती इनका रीजनिंग का कंसेप्ट आता है अगर इन सबके मैं रेडियस यहाँ पे लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर तो फर्स्ट रेडियस था 162 नेक्स्ट आ गया हमारे पास 147 नेक्स्ट आ गया 134 इसके बाद नेक्स्ट 127 26 25 25 24 और आखिर में जाके देयर वाज अब्रप्ट इंक्रीज इन रेडियस ये सारे रेडियस मैंने आपको किस टर्म में दे दिए इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर क्लियर। और देखो मुझे ना वैल्यूज को क्रैम करने की जरूरत नहीं थी मुझे इनका रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर करना था तुम लोगों ने मुझसे अभी तक क्या पढ़ा था लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज है ना डिक्रीज करता था पर अगर मैं मूव करता था कहाँ पे फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन फिर इंक्रीज कर जाता था क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद था क्या था 1s2 2s2 और 2p3 और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2
2s2 और 2p4। तो यहाँ पर क्या था 2s, यहाँ पर क्या था 2p, यहाँ पर क्या था 2s और यहाँ पर क्या था 2p। तो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ गया 4, है ना। अब तब भी मुझे रीजन दोगे, मुझे तो यहाँ था लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करना चाहिए, डिक्रीज। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन देयर वाज स्लाइट इंक्रीज इन साइज, क्यों? हाँ जी, रीजन कि यहाँ पर ये साइज छोटा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का साइज बड़ा, क्यों? हाँ जी, हाँ वो कोई रीजन साइज होगा, करना तो ये हो सकता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ा। हाँ जी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब देख हाफ फील्ड को मैं भी पकड़ता, पर हाफ फील्ड के बेस पे क्या आना था, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं तो यहाँ पे साइज पूछ रहा हूँ, वो एक ही तो में size- डाला। हाँ जी, एक ही में इलेक्ट्रॉन डाला। तो उससे क्या होगा, इसने जो वर्ड यूज किया यहाँ पर दोनों पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। इसलिए जहाँ पे साइज है, साइज के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन के से मतलब नहीं, मुझे इनके रिपल्शन देखना है, ज़्यादा हो रही है या कम। तो देख यहाँ पे नाइट्रोजन से कहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगी रिपल्शन आ गई, रिपल्शन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे एक दूसरे से दूर, दैट्स व्हाई साइज वाज इंक्रीजिंग। और जब मैं गया नोबल गैस पे, नोबल गैस उसकी तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। यहीं पे अगर मैं सामने इधर पकड़ता लास्ट इसी सीरीज में कौन सा आता है, नियॉन। अगर नियॉन करता तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, साथ में क्या था 2p6, तो उसमें 2s, साथ में क्या आ गया 2p6। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप, तो इसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा, दैट्स व्हाई साइज वाज गेटिंग इंक्रीज। देखो एक तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया, यहाँ तक तो साइज वेरिएशन आ रही थी, लास्ट में जाकर साइज इंक्रीज आ रहा था। इसका रीजन तो क्लियर हो गया पहले आसान, कि लास्ट में जिंक वाज शोइंग अब्रप्ट इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स वर गेटिंग पेयर्ड अप। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप थे, रिपल्शन फोर्सेस क्या हो गए ज़्यादा, दैट्स व्हाई जिंक शोज अब्रप्ट इंक्रीज इन साइज। अब देखो जब मैंने ये डिस्टेंस सारे लिखे थे इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, तो ए शुड करता है हाँ डिफरेंस आ रहा है 164 47 34 27 26, कहता है एक एक का डिफरेंस है। पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, अप टू मिडवे अवर साइज वाज डिक्रीजिंग, है ना। यहाँ तक साइज और 26 तक तो साइज डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद साइज ऑलमोस्ट अनचेंज ही रहा। यहाँ आफ्टर मिडवे अवर साइज मींस ऑलमोस्ट अनचेंज, मैंने वर्ड का यूज किया ऑलमोस्ट, क्योंकि एज जो देखा था नजर क्यों नहीं किया, 27 से 24 है, पिकोमीटर था। अगर पिकोमीटर था ज़्यादा, पिको -12 था, 0.000000, वो कहीं आखिर में जाकर डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्लियर। तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में ना डी ब्लॉक के साइज की ये प्रॉपर्टी आ रखी है, अप टू मिडवे साइज वाज डिक्रीजिंग, आफ्टर मिडवे साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज एंड एट लास्ट जिंक शोज अब्रप्ट इंक्रीज इन साइज। और सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर ना आपके हर बार फर्स्ट सीरीज पे आते हैं। और अब ध्यान में आ रहा है, जो आप लोग मुझसे 11th क्लास में साथ थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये सीरीज पकड़ी थी आपके साथ, स्कैंडियम से लेकर जिंक, मैंने 2 लेक्चर लगा दिए थे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करने में। क्लियर। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन में, आज फिर इसी सीरीज को पकड़ के रीजनिंग आ गई। क्लियर। तो अब तुम लोग रीजन तो मैं लिखवा दूंगा पूरा। क्लियर। कुछ रीजन दोगे मुझे, अप टू मिडवे साइज वाज डिक्रीजिंग, व्हाई? अगर ये कंसेप्ट क्लियर था, थोड़ा सोचकर आंसर दो कि मिडवे तक साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है। हाँ जी, अप टू मिडवे अभी पेयरिंग नहीं आई, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल था, डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो देखो अप टू मिडवे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी रिपल्शन तो पिक्चर में नहीं आया। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तुम लोग मुझसे शुरू से याद है पूरी प्रोडक्ट टेबल इसी में घुमाता हूँ, Q1 Q2 बाई R²। ये क्या था, न्यूक्लियस, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड कर रहा था, 3D, डिस्टेंस फिक्स हो गया। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो चार्जेस तो बढ़ रहे थे, अगर चार्जेस बढ़ रहे थे फोर्स रिएक्शन बढ़ रहे थे, दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वाज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई साइज गोस ऑन डिक्रीजिंग। पर अब मैंगनीज के बाद देखो जैसे ही आयरन पे गया क्या हुआ, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो
अब यहाँ से ना दो रीजनिंग के कंसेप्ट दे सकता था। एक तो अभी आपने कहा पेयरिंग है तो रिपल्शन आ गई, क्लियर, ये तो दिमाग में लॉजिक क्लियर करने के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन आ गया। अगर रिपल्शन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इनको पास लाएगा, क्लियर, न्यूक्लियर चार्ज will tend to bring these electron close, repulsive forces will tend to take these electron away, both get counterbalance। जब दोनों फोर्सेस काउंटर हो गए, दैट्स व्हाई साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, क्लियर। पर जैसे मैं जब गया जिंक पर, जिंक पे जाके क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप, तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, अब लगे वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने, ये रीजनिंग थी। या थोड़ा एक बार मुझे करने दें, तो या फिर थोड़ा सा प्रॉपर रीजन करना है। डी ब्लॉक में था, अब जैसे यहाँ पे पेयरिंग कर दी, अब बताओ कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया या कम हो गया ना। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्लियर। तो क्या हुआ, एक पुल कम कर रहा है, एक न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को पास ला रहा था, दीज टू गेट काउंटर बैलेंस एंड दैट्स व्हाई साइज इन द मिडवे रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। पर जैसे ही गए नोबल गैसेस लास्ट एलिमेंट पे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so this repulsive forces magnitude dominates and that's why size increases abrupt, clear। ये रीजनिंग कितनी बार आ रखी है, क्लियर। अब पूछ क्या पूछ रहा था, सर जो आपने कहा है कि जब जो आयरन पे जाके हाँ फर्स्ट लेयर स्टार्ट होती है तो जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, तो ये हम नाइट्रोजन में तो नहीं सकते हैं। तो नाइट्रोजन में तो लेयर कभी करके तो यहाँ पे साइज बड़ा होने लगा, उसके हिसाब से तो जो ऑक्सीजन है उसमें भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए किसका साइज ना, यहाँ पे देख अब साइज, क्योंकि अभी एक डी का और भी किया था, शील्डिंग इफेक्ट क्या था, पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर था, पर यहाँ पे तो पी ब्लॉक है, दोनों में रीजनिंग अलग है आपकी, पी और डी ब्लॉक के बेस पे, क्लियर। अब बताओ सबको ये रीजन क्लियर हुआ, सर कॉपर में तो सारे पेयर अप हो रहे हैं, फिर उसको किसमें? का साइज और कॉपर के, ध्यान से देख सारे पेयर जो अप, 4s1 ऊपर वाला है तो ना, बस फिर, तो इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमाइज, क्लियर। इसलिए अब बताओ सबको क्लियर हुआ रीजन का, क्लियर। और यही सारा कंसेप्ट मैं आपको पेपर में ग्राफ के बेस पे दे सकता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, क्लियर। यहाँ पर क्या महत्व इन सबका, एटॉमिक रेडियस, क्लियर। पेपर में ना ग्राफ हम लोग देते हैं बना हुआ, आपको रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा देता तो देखो पहले साइज डिक्रीज किया, आफ्टर दैट साइज में ऑलमोस्ट अनचेंज, और आखिर में जाकर एब्रप्ट इंक्रीज आ गया, क्लियर। पेपरों में आ जाता है, कमेंट करो। और ग्राफ के हम लोग कंसेप्ट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, ये ए, ये बी और ये लास्ट केस कर दूंगा कि वाई साइज में ऑलमोस्ट अनचेंज अप टू बी केस, अप टू फेज ए, इन फेज सी वी ऑब्जर्व एब्रप्ट इंक्रीज, ऐसे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आ जाता है, क्लियर। और देखो अब रीजनिंग क्लियर होगी, पेपरों में आपकी वर्डिंग इकट्ठी आ रही है, तो दो फैक्टर्स आ गए, कौन काउंटर बैलेंस हो रहा था साइज सेम रहने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड आवर शील्डिंग इफेक्ट वाज गेटिंग मोर प्रॉपर। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो माई कंट्रोल ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई वन फैक्टर टेंड्स टू इंक्रीज द साइज, सेकंड फैक्टर टेंड्स टू डिक्रीज द साइज, दैट्स व्हाई साइज रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। तो अब बताओ रीजनिंग तो मैं पूरी लिखवा दूंगा, है ना, है कोई इसको रट्टा लगाने की जरूरत, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखकर अपनी सिंपल सी वर्डिंग में रीजनिंग कर दो, क्लियर। लिखवा दो इसकी रीजनिंग, ये बस पहले 2-3 है जिसमें लिखते लिखते छुट्टी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा रीजनिंग का कंसेप्ट है, उसके बाद तो जनरल रह गए सारे। एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, atomic radius of d block elements in series decreases with increase in atomic number, but increase is small after
आफ्टर मिडवे, ये तो जनरल स्टेटमेंट आ गई। आपको पेपर में आएगा कमेंट, इस पर कमेंट करना आता है। इन द बिगिनिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, in the beginning atomic radius decreases with increase in atomic number, as the nuclear charge increases, whereas अब देखो जब तक इनकी पेयरिंग नहीं हुई थी, है ना, तब तक शील्डिंग इफेक्ट तो पिक्चर में लिखा, whereas shielding effect of d electrons is less, क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन, बट आफ्टर मिडवे, अब क्या होगा कभी, अब देखो मिडवे तक तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इससे शील्डिंग में पिक्चर में नहीं आया। आफ्टर मिडवे कौन सा केस आ गया, आयरन, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, अब शील्डिंग में पिक्चर में आना शुरू हो गया। बट आफ्टर मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स पिन अल्टीमेट शेल, as the electron enters penultimate shell, the added d electron shields the outermost electron, full stop. Hence with the increase in d electrons, shielding effect also increases. This counterbalances the increased nuclear charge. As a result, atomic radius remains almost same. क्लियर। अब हो गया सारा रीजनिंग या कुछ रह गया, है ना, लास्ट केस का रह गया। क्लियर, देख लो लास्ट में, नेक्स्ट लाइन में, बट एट द एंड ऑफ पीरियड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन रेडियस, at the end of period there is slight increase in radius due to increased inter-electronic repulsions, क्योंकि क्या हो रहा है लास्ट केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए ना, ड्यू टू इंक्रीज इन inter-electronic repulsions between the added electrons in same orbital. Thus this results in expansion of electronic cloud. इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर, एक्सपेंशन आ गई है। क्लियर। अब बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई, वैसे ना सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी आपके पेपर में कॉम्बिनेशन आता है पूरा। कॉम्बिनेशन में ये कौन सा आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेटालिक करेक्टर।
मेटेलिक करेक्टर। क्लियर? अब देखो जब मैंने वर्ड यूज कर दिया मेटेलिक करेक्टर, तो तुम लोग बताओगे मेटल कौन था? मेटल हमारे पास है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, या जिनके पास क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर सेड टू बी मेटेलिक इन नेचर। ये छोटी क्लास है या मुझसे यही डेफिनेशन पढ़ा था, मेटल व्हिच आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, मेटेलिक करेक्टर, हमारे पास तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम, दूसरी सीरीज में मोलिब्डेनम, तीसरी सीरीज में कौन सा आ गया, टंगस्टन, व्हिच आर हैविंग मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर एसोसिएटेड। तो तुम्हारे पेपर में ना ये तो रेयर है कभी आया हो, हाउ मेटेलिक करेक्टर वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तीन तीन के पेयर्स आ जाते हैं। तो क्या था, क्रोमियम पहली सीरीज में आ गया। जब भी आपको तीन के पेयर आ गए, सब लेना वो आपको फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स इकट्ठे कर रखे। फोर्थ इसलिए नहीं पकड़ा, तो याद है अभी मैंने जब भी आपके साथ प्रोडक्ट टेबल ड्रॉ की है, ऐसे दूसरा ऐसे करता हूँ, तीसरा ऐसे नहीं करता था। तो क्या था, बेसिकली यहाँ पर अभी ये एलिमेंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन नहीं दी, इसलिए ये थर्ड सीरीज में जाके ब्रेक लग जाती है। ये फर्स्ट सीरीज आ गई डी ब्लॉक की, ये सेकंड और थर्ड, फोर्थ इनको भी रिकॉग्निशन ही नहीं मिली। क्लियर? जहाँ पे तुम्हें ये तीन पेयर्स आ गए ना, टेंशन मत लेना, करना था आपने मोलिब्डेनम तो कराया नहीं था, टंगस्टन तो कराया नहीं था, ये अपनी सीरीज के एक एक एलिमेंट थे। क्लियर? तो इन तीनों के पास मेटेलिक करेक्टर क्या था, सबसे ज्यादा। तो क्या हो रहा है मेरे पास, अगर देखो मैं मेटेलिक करेक्टर का भी डायग्राम ड्रॉ करता, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मेटेलिक करेक्टर। तो देखो अनपेयर्ड 1 2 3 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर? जैसे क्रोमियम के बाद गया मैंगनीज, अब कम होने शुरू हो गए, इसमें मैक्सिमम थे, कितने थे, 6, आगे अब धीरे धीरे क्या होने लगे, कम, तो मेटेलिक करेक्टर भी कम होता जाएगा। इसलिए ना ऐसे ग्राफ हमारे पेपर में एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाते हैं। ग्राफ हम लोग दे देंगे, जैसे भी कईयों के आपके आया है, मैंने पढ़ा वो कराया था आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, कईयों के पेपर में आया, वो ग्राफ आके उनको एक्सप्लेन करना आ रखा है। अभी आज एक स्टूडेंट है मेरा ना 11th का, हर साल बच्चे जो तुम लोग मिलते हो धीरे धीरे ना, और अच्छे बच्चे कैसे, या लास्ट ईयर के भी खराब नहीं थे, इस बार भी जो मिले हैं, वो एक स्टूडेंट क्या, वो साथ में MCQ साथ साथ ट्राई कर जा रहा है, उसने वो ले रखी है मार्केट से बुक, क्योंकि इसकी सिस्टम ही मेरे पास है, तो उसकी सिस्टर ने बुक तो ली नहीं, वो साथ में खुद भी करता रहता है उसके। तो वो दोनों बहन भाई क्या करते हैं, रात को जब पढ़ने बैठते ना, जो टॉपिक मुझसे कवर किए, वो 45 डेज का कोई क्रैश कोर्स बुक आती है मार्केट्स में, उन्होंने क्या किया, चैप्टर वाइज जो MCQ आ रखे हैं वो सारे डाल रखे हैं। तो वो ट्राई करता ना, उसने मुझे कहा, कहता सर ये ग्राफ मैंने वहाँ पे देखा है, एक ग्राफ का क्वेश्चन देखा, एक लास्ट ईयर याद है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी बार की, लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले क्या हुआ, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर अमोनिया और इनके दिखा के पिक्चर्स पूछ लिए कौन से ठीक है कौन से गलत है। क्लियर? तो ये आ रखे हैं, उनके डायग्राम्स बने हुए हैं, आपको बस सॉर्ट आउट करना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो देखो इनमें जब ये आएगा, आ जाएगा मेरे को पीक पे जो एलिमेंट्स आएंगे, यही आ जाएंगे पीक पे एलिमेंट्स, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, है ना। एक साल क्या हुआ, मैं ना यही ग्राफ बना रहा था, इसकी भी रीजनिंग लिखवा भी दूंगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन की। तो एक बार मैं अपनी तरफ से सिर्फ लॉजिक क्लियर कर रहा था स्टूडेंट्स को। यहाँ पर मैंने ले रखा था कंसेप्ट एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ले रखा था मेटेलिक करेक्टर। तो मैंने ना उनको ऐसे करके एक ग्राफ, ऐसे ही आ गया सेकंड ग्राफ, ऐसे ही ये थर्ड ग्राफ भी आ जाएगा। और जल्दी जल्दी में ना मैं अपनी तरफ से था कि एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन था, मैं ऐसे लिख कर बैठ गया, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। अब क्लियर हो रहा है हम लोगों ने टंगस्टन को क्यों बना रखा है पीटी का एलिमेंट। क्लियर? क्योंकि टंगस्टन में क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा थे और इसका साइज क्या था, सबसे बड़ा। अगर साइज सबसे बड़ा था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, फोर्स रिडक्शन ज़्यादा, तो ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा कि नहीं। चाहता मैं क्रोमियम का भी बना सकता था, तो क्रोमियम को अगर मैं सारा दिन हीट कर रहा हूँ वो तो शाम तक मेल्ट मोल्ट कर जाएगा। क्लियर? पर टंगस्टन ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा। मैं अपनी तरफ से लॉजिक क्लियर कर रहा था। तो यही दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट, एक था स्टूडेंट कहता करना था लॉजिक तो सारा समझ आ गया, तो ये आपने लिखे तीनों एलिमेंट ठीक है। मैं क्या बता, तेरा दिमाग कहाँ तक चल गया, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा था। और गुड, ये तीनों ऐसे नहीं लिख सकता था। बेसिकली क्या था, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे मोलिब्डेनम और यहाँ पे क्या घूम रहा था, टंगस्टन। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कितनी बार ऐसे आ रखा है। पीक्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, पेयर्स आ जाते हैं।
क्लियर। अब तो सही करेगा कि खन्ना सर ने मेटलिक करेक्टर कराया था कि जहाँ जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मेटलिक करेक्टर गोस ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर मिडवे क्रोमियम के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई मेटलिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। ऐसे पेयर्स के क्वेश्चंस आए। क्लियर। मुझे उसका ये अच्छा लगा, वो स्टूडेंट ना मेरे पास ये और एक क्या लेकर आया था जो क्वेश्चन अच्छा लगा, ग्रुप 1 में है ना, ग्रुप 1। तो तुम लोगों को भी ना बस 1-2 क्लासेस में दे दूंगा पी ब्लॉक के जो मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं इकट्ठे, मोर देन 100 एमसीक्यू है। तो वहाँ पे ना एक क्वेश्चन क्या रखा था, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी आ रखी थी। एक प्रॉपर्टी थी लार्ज साइज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक था स्मॉल साइज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे पेयर्स आ रखे। क्लियर। तो देखो एक वर्ड तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पक्का थी इस ग्रुप की, क्योंकि ये कंसेप्ट था। क्लियर। तो वहाँ से करके ना 2 चॉइसेस तो बाहर हो गई थी, एक ये एक चॉइस और दे रखा था। तो याद हो जो पहली वाला है इसका साइज बड़ा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता था, डिक्रीज। दैट मीन लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ गया इस ग्रुप का। क्लियर। ऐसे ना रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर कॉम्पिटिशन में आ रखे हैं। एक देखो, क्योंकि रीजनिंग के आज सारे कंसेप्ट करने थे, तो जो तुम लोग मुझसे एमसीक्यू पूछते ना मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो एक सेकंड इसको एमसीक्यू के आ रखा था, मैंने आपको दे दिया सोडियम, एक आपको दे दिया ब्रिलियम, एक दे दिया कैल्शियम, एक दे दिया पोटाशियम। क्लियर। विच विल बी इनर्ट टुवर्ड्स वाटर, वाटर के लिए कौन इनर्ट होगा, है ना, क्यों था तो ब्रिलियम, क्यों, क्योंकि सोडियम पोटाशियम इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये की प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लूज करेंगे चार्जेस आएंगे, वाटर भी तो पोलर है। ब्रिलियम और कैल्शियम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट था, पर पोलैरिटी की तरफ कौन जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है। ब्रिलियम का साइज क्या था, छोटा था, दैट्स व्हाई ब्रिलियम वाज इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। तो वो ना ऐसे कई स्टूडेंट वो उनका एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर उन्होंने छुट्टी करा दी थी, यार खन्ना सर आज चैप्टर खत्म, एक रह गया सिर्फ रिडॉक्स सेक्शन, आज सर नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। तो वो स्टूडेंट उठ गया। वो कहीं ऐसे है, मेरा ना टाइम छोड़ते नहीं है वो मुझे, खन्ना सर चलो फिर मुझे ये करा दो एमसीक्यू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं चल तुम लोग आओगे तुम्हें भी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। हाँ, क्योंकि इनका साइज, क्योंकि देख सोडियम और पोटाशियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट साइज क्या कर रहा था, डिक्रीज, और ब्रिलियम से कैल्शियम, तो ब्रिलियम तो मेरे पास और भी स्टेबल हो गया, ये तो मेरे पास नॉन पोलर चला गया, वाटर पोलर था। क्लियर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारा जो पहला एलिमेंट है ये सारी कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो अब बताओ ये रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन मेटलिक कैरेक्टर के बेस पे भी क्लियर। तो पेपर में अगर मेरा इतना बड़ा डिटेल याद ना रहे तो एटलीस्ट वर्डिंग के बेस पे खुद भी बना सकते थे। सिर्फ बॉन्ड बनाएगा कैसे, कौन बेरिलियम वाटर के साथ, नहीं बनाएगा ना, यही तो अच्छा, ठीक है, नहीं बनाएगा, क्योंकि सोडियम तो वाटर का NaOH बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर। और तेरा सामने और क्या, पोटाशियम, वो भी रेड कर देंगे, सोडियम पोटाशियम तो हाईली रिएक्टिव है, ब्रिलियम नहीं करता। मैं उल्टा सोच रहा हूँ कैसे बनाएगा। चल अब लिखो इसका मेटलिक कैरेक्टर का भी रीजनिंग लिख लो इसका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव relatively low ionization enthalpy. Transition elements have relatively low ionization enthalpy and have इन सब में क्या था, NS1, यहाँ क्या था, NS2 इलेक्ट्रॉन, है ना, देखो सब में S1 या S2 इलेक्ट्रॉन्स है, and have NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉन्स, and have NS1 or NS2 electrons. As a result, metallic bond exists. As a result, metallic bond exists, and these elements behave as metals. Clear? आगे full stop. The unpaired d electrons, इनमें तो देखो सिर्फ 1-2 का डिफरेंस है ना, पर मेटलिक कैरेक्टर में तो लार्ज वेरिएशन आ रही है। क्लियर? तो अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स also result
also result in the formation of metallic bonds. Thus, greater is the number of unpaired d electrons. Stronger is the bonding. And that is why chromium, molybdenum and tungsten, Mo and tungsten W are having maximum number of unpaired d electrons and are having maximum metallic character अब तो क्लियर हो गया मेरा रीजनिंग सेकंड। हाँ जी क्लियर। अगर ये सेकंड रीजनिंग क्लियर है, ये थर्ड के बेस पे ना आपको कंपटीशन और सीबीएसई में इनमें डिप्स के कंसेप्ट्स आ रखे हैं। ये मेरे पास नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट। बस ये पहली तीन ये प्रॉपर्टीज है जिनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी आगे सिंपल है सारे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट तुम लोगों ने मुझसे वहाँ पे भी किए थे जब आपके साथ सॉलिड स्टेट किया था। सॉलिड्स को ज़्यादा डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। एक आयनिक सॉलिड्स, दूसरे हमारे पास कौन से आए थे, कोवलेंट, और तीसरे हमारे पास कौन से आखिर में जाकर आए थे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के बेस पे आए थे, है ना। तो वहाँ पे याद है एक आखिर में कौन से पकड़े थे, मेटेलिक सॉलिड्स। क्लियर, याद है मेटेलिक सॉलिड था क्या। चलो गुड, मुझे भाई ये कर्नल वर्ड ही समझा था क्योंकि सोडियम था, सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या थे, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन आवर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो देखो सोडियम में मेरे पास क्या होता था, ये पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यही आया। क्लियर। पर जब मैं आयरन किया पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे आयरन में, अनपेयर्ड 4s2 आयरन। क्लियर। क्लियर, उनको फिर मैंने कहा इतनी बार तो करा दिया, 6 में एक सबके दिमाग में आता है, पर मैंने अनपेयर्ड पूछे थे तो 10 - 6 कर दो ना, 5 तक तो कोई डाउट नहीं है। 6, 7, 8 जैसे आते जाए 10 माइनस करते जाओ तो 4 आ गए। अगर 4 आ गए तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो याद है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया था, हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग। सोडियम को तो हम लोगों ने कट ही कर दिया किसके साथ, नाइफ के साथ, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई चला गया। तो इस कंसेप्ट के बेस पे देखो मुझे इसका ये ग्राफ ऐसे समझाना था साहब, इधर क्या था एटॉमिक रेडियस, इधर हमारे पास कंसेप्ट किसका था, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या हो रहा है, तुम लोग कहोगे ग्राफ पहले ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड 3 5 अनपेयर्ड बढ़ रहे हैं। अगर अनपेयर्ड बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट हाई जाता गया। क्लियर, गुड। अब तो मैंगनीज तक या क्रोमियम तक, क्रोमियम है ना, क्योंकि क्रोमियम तक मेरे पास क्या था सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद आगे फ्रॉम मैंगनीज ऑनवर्ड डिप आना शुरू होना चाहिए था, फॉल करना चाहिए था, पर हम लोगों ने क्या देखा, सारा ग्राफ ठीक है। क्लियर, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए था, क्रोमियम ना, पर हुआ क्या, यहाँ पे क्रोमियम भी नहीं आया, ना ही हमारे पास आया मैंगनीज। यहाँ पे क्या हुआ, मैंगनीज की जो वैल्यू थी इसने मुझे डिप दे दिया, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर डिप शो कर देता है। क्रोमियम तक तो बड़ा अच्छा इंक्रीज किया। बेसिकली अब मैंगनीज को लाई कहाँ करना चाहिए था, इस एरिया में, है ना, मैंगनीज को यहाँ कहीं लाई करना चाहिए था, पर मैंगनीज यहाँ पे लाई नहीं किया। मैंगनीज ने मुझे वैल्यू में क्या दे दिया, डिप। ऐसे अगर तीनों सीरीज के इकट्ठे करें, मैंगनीज, इसके नेक्स्ट आता है टेक्टेनियम, और इसके नीचे नेक्स्ट कौन सा आता है, रेनियम। तो ये तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते नाम याद हो गए, टेक्टेनियम, रेनियम।
आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैग्नीज है तो पक्का सीरीज इसी के साथ आएगी, टिटेनियम और रेनियम। अगर क्रोमियम है तो वो पक्का मोलिब्डेनम और टंगस्टन के साथ, क्योंकि ये एलिमेंट्स लाइन में इकट्ठे थे। क्लियर? इसलिए मुझे तो याद हो गया टिटेनियम रेनियम, तुम्हें नहीं होता कोई टेंशन नहीं है। पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं तो मैंने डालना है कि वाई मैग्नीज, टाइटेनियम एंड रेनियम इन देयर सीरीज वर शोइंग डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट। इनमें मेल्टिंग पॉइंट में डिप क्यों आ गया? क्लियर? अब देखो तुम लोगों ने मुझे एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन बोली थी मेटल सॉलिड की, क्या था? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, और साथ में क्या वर्ड यूज किया था? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखो यहाँ पर बताओ कि क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या मैग्नीज? क्रोमियम। कईयों को क्रोमियम लगता है, तुमने क्या देखा? दोनों हाफ फील्ड है, पर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो गया 4s2 होने के कारण। अगर ये मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है तो मैग्नीज क्या होता है? थोड़ा सा सेल्फिश हो गए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल ही नहीं रहने दिया, because manganese was having extra stability associated due to stable configuration, so these electrons do not remain mobile। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल नहीं रहे तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डेफिनेशनली क्या थी मेटल सॉलिड? तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब तो ये इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल नहीं रहे, अगर मोबाइल नहीं रहे तो इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो गया? वीक। दैट्स व्हाई मैग्नीज शोस डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तुम्हारे पेपर में ना ये रीजनिंग कितनी बार आ रखा है, पेयर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे कंपटीशन में, कौन डिप देता है कौन मेटलिक करेक्टर। इनमें पक्का मुझे कई साल डाउट रहा कि कैसे एक्सप्लेन करूं। तो मेटलिक करेक्टर के लिए क्या था? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके बाद मेटलिक करेक्टर ज़्यादा है। और जब मेल्टिंग पॉइंट पे गया, अब भी देखो मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का ही ज़्यादा आया, पर उसके बाद मैग्नीज को लाई करना चाहिए था इधर, उसने क्या वैल्यू में शो कर दिया मुझे डिप। क्यों डिप शो किया? बिकॉज मैग्नीज, टाइटेनियम and rhenium in their series were having stable electronic configuration, so these electrons are not free to move। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है पक्का मेल्टिंग पॉइंट डाउन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या रह गया? वी। क्लियर? अब बताओ क्लियर हुआ सबको? क्लियर? लिखवा दूँ ये लास्ट रीजनिंग का भी एक और, ये लिख लो नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, समझ तो आ गया ना? melting point and boiling point of transition element, boiling point and melting point of transition elements rises to maximum and then fall as atomic number increases, and then fall as atomic number increases, since strength of metallic bond depends upon the number of unpaired d electrons, greater is the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bond, and ultimately higher is the melting point and boiling point. Clear? But dip in melting points is observed, आ गया पहले जनरल ट्रेंड तो, but dip in melting points is observed in, इसमें आ गया मैग्नीज, टाइटेनियम एंड रेनियम। dip in melting point is observed मैग्नीज, टाइटेनियम Tc, और थर्ड कौन सा आ गया? रेनियम Re। because electronic configuration of these elements is stable,
ड्यू टू complete half filled due to complete half filled d orbitals due to completely half filled d orbitals thus electrons are held tightly by the nucleus and delocalization of electrons is less and thereby metallic bond is also weak and thereby metallic bond is also weak. हाँ जी, अब बताओ सारी क्लियर हुई रीजनिंग पूरी के नहीं क्लियर? तो 3 रीजन ना ये सबसे बड़े थे, हर बार इन 3 में छुट्टी हो जाती लिखते लिखते। पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा मेटेलिक करेक्टर और तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास मेटेलिक आखिर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट। अब आगे ना बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मोस्टली पढ़ रखी है। फोर these d block elements have got maximum catalytic properties. These have got maximum catalytic properties. अब तुम लोग बताओगे कैटलिस्ट का कंसेप्ट मुझसे किया था केमिकल काइनेटिक्स में, है ना? वहाँ पे काइनेटिक्स में कैटलिस्ट क्या रोल क्या प्ले करता था, है ना? टेक पार्ट इन द रिएक्शन और क्या करता था, है ना? रिएक्शन हाँ एंड में बाहर भी आता है, पर काइनेटिक्स के बेस पे क्या किया था? मुझे ये बस वर्ड सुनना था क्योंकि क्या था, अब देखो आप सबने भी वर्ड यूज किए है ना, एट द एंड कम आउट एज सच, वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया था, पर वो था क्या, वो कैटलिस्ट एक्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि इट कुड फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्सेस, नए कॉम्प्लेक्स बनाता था जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या ले जाता था, डाउन। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आएगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था, तो वही रीजन था, दैट्स व्हाई दीज आर यूजिंग एज कैटलिस्ट बिकॉज दीज आर आवर हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी थे, साथ में डी इलेक्ट्रॉन थे भी क्या, अनपेड भी थे, सो इट कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर ये वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, दैट्स व्हाई दिस कुड एक्ट एज कैटलिस्ट इन नेचर। और याद है 11th क्लास से डी ब्लॉक की यही प्रॉपर्टी याद कराता था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी है और साथ में ऑर्बिटल्स भी है एम्प्टी, सो दीज कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगर तुम्हें से कोई भूल रहा है, याद है ऐसे ग्राफ का कंसेप्ट आपको कराया था, ऐसे करके करते थे, यहाँ पे लेते थे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर लेता था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ग्राफ फिर ऐसे ही करके इसके बेस में भी किया था, ऐसे करके, है ना? अब कभी मुझे याद कराओगे ये ऊपर वाला ग्राफ कैटलिस्ट के लिए था या नीचे वाला, है ना? क्योंकि नीचे वाले में कैटलिस्ट एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की डाउन, तो अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये यहाँ पे कितनी बार पेपर में कैटलिस्ट के रोल पे क्वेश्चंस आ रहे थे, हाउ कैटलिस्ट सर्व्स टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स। जब आया था ये, पर ये काइनेटिक्स तो मुझसे किया सर, तेरा एक चैप्टर पढ़ा है ये काइनेटिक्स, है ना? अब बुलाता हूँ कोई और, तो अभी देख तेरे साथी और बाकी एक आध तो भाग गया लगता है, वो जो आता था मयंक, वो तो लगता है भाग गया, इसलिए ना तुम बच्चों को देखा, इसलिए स्टार्टिंग में कहता हूँ फीस पूरी कर दो। अगर मैं क्या कितनी एक्स्ट्रा क्लासें ली और जब भागा पता नहीं चला, और ये नहीं कि मेरे से भागा, पता नहीं क्या तुम बच्चे ना कहीं क्या करते हो समझ नहीं आता। उसका एक साथी आता है सक्षम, तुम्हारे ग्रुप में आता है, वो सारी ट्यूशन पे बंद हुआ पढ़ाना, पता नहीं तुम्हारे यहाँ तो ना ये कैरियर मेकिंग ईयर होता है, मुझे समझ नहीं आता। तुम बच्चे, एक ऐसा स्टूडेंट भी है, नाम नहीं लूँगा, दूसरे ग्रुप का है, उसने इतनी टेंशन ले ली, मैं सबको कहता हूँ इतनी टेंशन भी ना लो कि वो हॉस्पिटल एडमिट है, इतना उसने अपने पे प्रेशर ले लिया पढ़ाई का। और मम्मी पापा भी कई बार तुम्हारे बच्चों पे डंडा लेकर हम लोग भी चढ़ जाते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वो बेचारा देखो पहले तो जाता था बांसर क्लासेज में, जो दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट आता है बांसर क्लासेज से वहाँ से आता था, तो फिर हमारे पास
और मुझे नहीं पता था। फिर उसने सबसे पहले केमिस्ट्री छोड़ी वहाँ से। जब मेरे पास स्टार्ट हो गया ना केमिस्ट्री का 2 घंटे वहाँ छोड़ के फिर 4 मेरी क्लास लगा के जाता था 5 साढ़े 5। अब 20-22 दिन से आ नहीं रहा था। जब फ़ोन किया तो अब उसके मम्मा बेचारे बता रहे हैं सर वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इतना उसने अपने पे पढ़ाई का लोड ले लिया। तो इतना लोड भी ना लो और इतना भी ना करो कि वो जो एक दूसरा स्टूडेंट मैम गायब ही है। तो लेजरली केमिस्ट्री को देखो आराम से करो तैयारी, बड़े आराम से हो जाएगी सारी। और मैंने अभी सारी ऑर्गेनिक रिवाइज करानी है आपको। ऑर्गेनिक के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर और ये न्यूमेरिकल सारे कराने हैं मैंने। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स ये सारे मैंने एक बार गो थ्रू करने हैं। क्लियर? ये सिलेबस का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो बस तुम लोग ऐसे ना रीजनिंग के ये कर लो। चल तभी फिर मुझे जानी दूसरे ग्रुप में भी कहा था बच्चों ने कहना था ये तो हमारे पेपर में आया, या तो ये उन्होंने कहा या ये कहा, ये शायद आया कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है। अब इसको लिखवाने की जरूरत है ना? ये तो सिर्फ के लिखवा दूँ, लिख लो। चलो उन्होंने भी लिखवाया था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज these elements exhibit catalytic properties. These elements exhibit catalytic properties due to presence of unpaired electrons. Due to presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals. Due to unpaired electrons in their incomplete d orbitals, and thus these elements make required activation energy. These elements make required activation energy easily available. Required activation energy easily available. क्लियर? अब बताओ ये तो क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ये हम लोगों ने पहले भी की हुई है। दिस इज वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। क्या था ये कलर्ड आयंस का कंसेप्ट? तो आप लोगों ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे आ रखा है ना कलर्ड आयंस का। और मुझसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी किया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद है मैंने आपको एक केस टाइटेनियम वाटर 6, ये यहाँ पे क्या कर दिया 3+, टाइटेनियम वाटर 6 3+। तो मुझे बताओगे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? स्कैंडियम के बाद 22, कॉन्फिगरेशन क्या थी? ऑर्गन 7 में 18 और 2 20 3d2। तो अब तभी यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन रेट क्या है? 2+। हाँ जी, क्योंकि वाटर क्या था यहाँ पे 0, तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन रेट पक्का 3+। तो यहाँ पे याद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 ऐसे लिखते थे। अगर ऐसे है तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या आ गई? ऑर्गन सामने क्या आ गया 3d1, ये आ गया। अब याद है टाइटेनियम वाटर 6 3+। इसी मुझसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यस सर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे पास ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे 5, डी ऑर्बिटल्स थे 5, ये दोनों स्प्लिट कर जाते थे इनटू 2 सेट्स। एक सेट जाता था डाउन और एक सेट आ जाता था ऊपर। क्लियर? नीचे 3 ही आते थे ना, है ना? तो इन तीनों का इकट्ठा कोई कॉमन नेम दिया था? गुड। इन तीनों को इकट्ठा नाम दिया था T2G और इन दोनों को इकट्ठा नाम दिया था EG, है ना? अब दूसरे ग्रुप में भी ना यहाँ के बाद कहीं घूमने शुरू हो गए थे। ये कौन से डी ऑर्बिटल थे? तो लोग 3 है। पहले इनमें आते थे, इतना आता है। चल गुड, इसने तो ऐसे याद रख लिए। तो मैं आपको 11th क्लास से ऐसे लिखवाता था XYZ, एक कॉम्बिनेशन XY, एक YZ और एक क्या आ गया XZ। तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए। क्लियर? ऊपर स्क्वायर के बेस पे घूमते थे, x² - y² और z² पे। तो ये आ गया। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या था? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को साइड करना आसान नहीं था। क्लियर? तो इसमें कॉन्फिगरेशन चेंज क्या आ रही थी? T2G1 EG0 से क्या आ रही थी? T2G0 और EG1। दैट्स व्हाई
our colored ions were adjusted. Clear? Now these unpaired electrons could be easily assigned to our empty d orbitals. Clear? इसलिए कलर कॉम्प्लेक्स आ गए. एक स्टूडेंट ने ना दूसरे ग्रुप में कहा था सर ये लिखवा दो, उसे फिर कहा ये तो क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री में ही आपको लिखवा रखा है, वहाँ पे तो यहीं पे ब्रेक नहीं लगाई थी. तो ऐसे देखो एक के साथ में और किया था जिंक वाटर 6 2+. ये इसका मुझे कलर भूल गया, तुम लोग बताओगे. जिंक वाटर 6 2+. कोई देगा कलर या कलरलेस रहेगा या क्या? क्यों? वाइट येलो था, वो जिंक ऑक्साइड था, वो भी आया अभी तुम्हारे किसी के पेपर में आया. वो जिंक ऑक्साइड का किया था जब हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स किए थे बाय प्लेसिंग कैटायंस एट इंटरस्टिशियल बॉन्ड्स, तब आया था. यहाँ पर तो देखो जिंक वर्बली हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रेट +2 3d10 सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटी कैसे करें. दैट्स व्हाई दिस वाज हैविंग कलरलेस कंसेप्ट या दीज वर वाइट इन नेचर. और ये कहता था कंपटीशन में पेयर्स बड़े कॉमन है, पेयर्स आएंगे और जहाँ पे पेयर में तुम्हारा कलर का कभी भी नहीं आता, आपको आइडेंटिफाई करना होता कलर क्यों है और कलर क्यों नहीं था. क्लियर? तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आगे कलर. क्लियर? दूसरे ग्रुप में भी जब इतना उनको कराया ना तो याद है इसके साथ एक और रीजनिंग का भी क्वेश्चन किया था वहाँ पे. तो मैंने आपके साथ क्या किया था, अगर मेरे पास यहाँ पे निकल साथ में वाटर 6, क्लियर, इस पे 4 किया 3+. अब बताओगे यहाँ पे इसका कलर मुझे याद है निकल का ग्रीन कलर था. क्लियर? अब तुम लोग बताओगे निकल की ऑक्सीडेशन रेट +3 आ गई. क्लियर? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4s2 3d8. एक इलेक्ट्रॉन 2 तो हो गए और डी से 1 गया, 7 रह गए, 3 अनपेयर्ड रह गए, है ना. d8 था, d8. तो जब 3+ है 3+ तो मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करो, 3 अनपेयर्ड रह गए. क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसी को चेंज कर दिया. अब नेक्स्ट टाइम मैंने निकल वाटर कर दिया 4, यहाँ पे क्या कर दिया En, इस पे भी 4 किया घुमा दिया 3+. अब अनपेयर्ड अब भी वही है, अब भी वही, क्योंकि वाटर और En दोनों न्यूट्रल लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है ना. वाटर और En स्ट्रॉन्ग हो या वीक वो बात की बात है तो दोनों न्यूट्रल. अगर न्यूट्रल है तो निकल में तो चार्ज अब भी +3, अगर अब भी +3 है अनपेयर्ड तो अब भी 3 है. तो याद है यहाँ पे कलर चेंज कर देता था. तब क्या होता था लास्ट केस में जाकर निकल यहाँ पर En कर देता था थ्राइस और इसको कर देता था 3+. सब में कलर वेरिएशन आता था और कहता था मुझे सिर्फ 2 कलर याद रहते हैं, इसका ग्रीन और इसका पर्पल या वॉलेट आ जाता था. ये पेपर में रीजनिंग का आता है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो देखो सब में सेम है बट कलर वॉज चेंजिंग, कलर चेंज कर रहा था बिकॉज नेचर ऑफ आवर लिगेंड वॉज गेटिंग चेंज. ये तुम्हारे पेपरों में कमेंट्स करना रखा है कि नॉट ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट आवर लिगेंड ऑल्सो हैज टू प्रिडिक्ट कलर ऑफ आवर गिवन सॉल्ट्स. क्लियर? वो भी सॉल्ट को प्रिडिक्ट करते थे. तो देखो कलर आयन का कंसेप्ट क्लियर. तो ये ना आज तक किसी ने नहीं पूछा था. उस ग्रुप में एक स्टूडेंट ने फिर क्या मुझे चलो आप बताना सोच कर, इस केस में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6. क्योंकि 4 तो ये है, ये बाइडेंटेड लिगेंड भी था, बाइडेंटेड होने के कारण 6, और अब तो इसका पूछने की जरूरत नहीं, इसमें भी 6 आ गया. ये तुम्हारे पेपरों के बड़े कॉमन क्वेश्चन है. तो एक स्टूडेंट ने ना अभी कल जब पढ़ा रहा था आज तक किसी ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, कहना सर ये कलर चेंज क्यों कर रहा है. तो देखो सिंपल सा रीज़न था, बताओगे ये ज़्यादा स्टेबल है या ये? क्यों? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना. अगर स्टेबिलिटी है तो इसके बाद एनर्जी कम, तो E = क्या था h/λ मींस एनर्जी वेरी कर रही है तो वेवलेंथ भी तो वेरी करेगी. और ये लास्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ लैम्डा के बेस पे आ गई. ये इसलिए कलर चेंज भी सारे. ये तो दूसरे ग्रुप में पहली बार किसी ने ये पूछा था. अब बताओ ये हुआ कलर आयंस का भी कंसेप्ट, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं था, जनरल सा कंसेप्ट था. इसके बाद आगे फिर नेक्स्ट कह रहा था सिर्फ पहली 3 प्रॉपर्टीज को टाइम लगेगा. कितनी हो गई टोटल? 5. अब ये जो 6 था ये मेरे पास क्या आ गया 6 ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इसका तो ना बुक्स में आपने सीधे ही फॉर्मूला दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट का. वो फॉर्मूला 11th क्लास से हम लोग कर रहे हैं n+2
साथ में बाहर क्या आ गया BM, BM स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटॉन, S स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये कई बार पेपरों में आपके डायरेक्ट फॉर्मूला या व्हाट डज BM स्टैंड फॉर, ये शॉर्ट फॉर्म आ रखा है बोर मैग्नेटॉन। यह याद है मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन डाला था कोऑर्डिनेशन में, मैंने क्वेश्चन ये डाला था Mn साथ में Br4, इस पे चार्ज क्या था 2 माइनस। क्लियर? साथ में मैंने इसकी ना म्यू की वैल्यू दे रखी थी, मुझे वैल्यू एग्जैक्ट नहीं याद, शायद 5.79 या 4.79 के आसपास थी, ये वैल्यू दे रखी थी। और आपको कहा था प्रिडिक्ट ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री। तो मेरे जैसा स्टूडेंट तो क्या करता है म्यू की वैल्यू देखकर इसमें पुट करके n निकालता, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, है ना। तुम लोगों का मैथ्स अच्छा निकाल लोगे, मैं तो होल नंबर ही नहीं कर सकता, पॉइंटर वालों तो कभी भी नहीं होंगे। अभी भी कहो ना कैलकुलेशन कर दो, कहीं ना कहीं गलती कर दूंगा, तो n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे। याद है तब मैंने आपसे कहा था ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी है। क्लियर? जिसको मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर थे, यहाँ पे बताओगे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, +2 है, क्योंकि ब्रोमीन की क्या थी -1 -4, इधर जाके क्या होगी +4, तो मैंगनीज की +2 आ गई। अगर +2 आ गई तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैंगनीज की 4s2 S के इलेक्ट्रॉन गए बाहर 3d5 ब्रोमीन लिगेंड। अब देखो अब तो सारे कंसेप्ट ऐसे हाथों में होते हैं, ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग मैंने कौन सा लिखवाया था साइनाइड और कार्बोनाइड। क्लियर? ये दो सॉल्ट लिखाए थे, वाटर अमोनिया और सारे नोबल सारे हाइड्रोजन्स वो सारे वीक में लिखवाए थे। क्लियर? तो अगर ये वीक लिगेंड था तो D5 को तो इसने डिस्टर्ब नहीं किया, हाइड्रोजन में कौन पार्ट लेगा S का 1 pk3, आगे इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? सारा केस वर्बली कर सकता था, पर जो स्टूडेंट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके करने बैठ गया कि यहाँ से पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, कर वो भी लेगा पर पेपर में टाइम तो खराब होगा। क्लियर? ऐसे वक्त कंसेप्ट क्लियर रखो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है जिसके बेस पे क्वेश्चन आ रखे। कई बार हम लोग खुद ही कोई आसान क्वेश्चन डालना है, मैं खुद ही n की वैल्यू दे दूंगा, जस्ट फाइंड आउट करो, या BM का कंसेप्ट आ रखा है, दिस स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटॉन। क्लियर? अब बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्लियर। इसके बाद दो शॉर्ट नोट्स बस और रह गए आफ्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? अब ये जो 7 था, 7 दिस वाज दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म interstitial compounds. These form interstitial compounds. अब देखो कुछ इंटरस्टिशियल वर्ड किया था सॉलिड स्टेट में, इंटरस्टिशियल था क्या, देखो जैसे ये मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए, एटम्स को अरेंज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को करते थे ऐसे अरेंज, है ना। तो इनमें वॉइड्स नहीं है, वॉइड्स इधर में जहाँ से तो क्या हुआ इंटरस्टिशियल साइड्स आ गई, यहाँ पे बड़े एलिमेंट तो छोटे एलिमेंट तो लाकर सेटल कर सकते थे। अगर यहाँ पर मैंने छोटे एलिमेंट्स को लाकर सेटल कर दिया तो क्या होगा, एयर डिस्प्लेस कर दी, छोटे एलिमेंट्स आ गए, उनमें फोर्स एंड रिएक्शन क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। जैसे ही फोर्स एंड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये नेचर में हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएंगे, और साथ में क्या है इनर्ट टू द केमिकल रिएक्शंस हो गए। स्टेनलेस स्टील यही तो था, स्टेनलेस स्टील में बेसिकली क्या आयरन का था, आयरन में मैंने छोटे पार्टिकल कौन से कार्बन लाकर सेटल करा दिए। जब मैंने कार्बन को लाकर आयरन में सेटल किया, एक तो एयर डिस्प्लेस कर दी, एक फोर्स एंड रिएक्शन क्या कर दिया स्ट्रॉन्ग, उसको इन्वर्ट कर दिया, रस्टिंग के चांसेस कम हो गए। क्लियर? ये था हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का कंसेप्ट, दैट दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ट्रांजिशन कंपाउंड्स and in their lattice empty spaces we can settle our small size particles. बुक में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या रखा है, आयरन 3 हाइड्रोजन। क्लियर? स्मॉल एलिमेंट हाइड्रोजन को लाकर सेटल कर दिया, तो बड़े एलिमेंट्स में बस छोटे एलिमेंट्स को लाकर सेटल कर देंगे। दीज आर नोन एज आवर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और इनके साथ प्रॉपर्टीज क्या चेंज होगी, दीज बिकम हार्ड इन नेचर एंड बिकम केमिकली इनर्ट। क्लियर? या केमिकली नॉन रिएक्टिव बन गए। आगे पेपर रीजनिंग का क्वेश्चन ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार आ रखा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। क्लियर? है लिखवाने की जरूरत, सिंपल था ये भी। इसके बाद लास्ट जो रह गया 8th हमारे पास, दैट वाज एलॉय फॉर्मेशन। दैट वाज एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन देखो तुम लोगों ने बड़ी बार स्कूलों में, आप लोग ICSE के थे, वो नहीं होता ड्यूरो एल्यूमिनियम,
ड्यूरल एल्यूमिनियम, मुझे अब इतना तो नहीं याद, ड्यूरल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम आता था, आयरन आता था, मैग्नीज सारे आ जाते थे। तो इन सब के साथ क्या होता था, एलॉय होता क्या था, बेसिकली चाहता तो मैं सारे आयरन के ही बना देता, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, क्लियर। पर हम लोगों का आयरन के नाते एक तो हैवी हो गए, क्लियर, एक आयरन का ऑक्सीडेशन के चांसेस तो सबसे ज़्यादा है। और कहता था हमारे इंडिया में जो हाल है, एक बार जो बन गया एरोप्लेन, जब तक वो नीचे नहीं आता उसको फेंकते भी नहीं, तो उसमें तो ऑक्सीडेशन हो गया, सारा ऑक्सीडेशन होकर छुट्टी हो जाएगी उसकी, क्लियर। तो हम लोगों ने उसमें ड्यूरल एल्यूमिनियम में क्या किया, मैंने डिफरेंट मेटल्स की थोड़े थोड़े मेटल्स लिए, उन सबको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके स्टर कर दिया सोल्यूशन को, स्टर करके कूलिंग कर दी, तो वी गेट यूनिफॉर्मिटी। ऐसा तो नहीं है एरोप्लेन का जो आगे सीट का गेट आई है वहाँ पे एल्यूमिनियम अच्छी क्वालिटी का, पीछे गंदी क्वालिटी का, उसमें सारी क्या थी, यूनिफॉर्मिटी आ गई। दैट्स व्हाई दिस वाज नोन एज अलॉय। तो अलॉय और इनमें डिफरेंस मिल रहा है, इनमें क्या था, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हाइड्रोजन पता नहीं कहाँ पे जाके सेटल करेगा, इन जो वॉइड्स है इधर भी सेटल हो सकता है, इधर भी, इधर भी। इसे जो स्टेनलेस स्टील घर में यूज़ करते हैं, देखा रस्टिंग कभी प्रॉपर नहीं रहती, कभी ज़्यादा कहीं पे कम, तो जहाँ पे ज़्यादा चांसेस वहीं पे है जहाँ पे कार्बन कंटेंट्स कम जाके एब्जॉर्ब हुए। बट इन केस ऑफ अलॉय फॉर्मेशन देयर इज यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई कॉम्पोजिशन में, और सबको बस मेल्ट करके मैंने बाद में क्या, स्टर एंड कूलिंग कर दी, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। और अलॉय एक तो ड्यूरल एल्यूमिनियम, दूसरा कॉमन छोटी क्लास है ब्रोमोस, ये तो दीज सर्व्स एज आवर अलॉयज। ये सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं इस चैप्टर, क्लियर। तो अब बताओ आज एटलीस्ट इन सब के शॉर्ट नोट्स तो क्लियर हो गए, ये भी लिखवाने की तो जरूरत, ये तो सारे जनरल थे। अब नेक्स्ट टाइम से चलो स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, एक इसका इम्पोर्टेंट केमिकल KMnO4, और दूसरा कौन सा आएगा K2, साथ में Cr2O7, क्लियर। ये दोनों मेरे को तुम सबके पेपर में आ रखे हैं, या तो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आए हैं, या फिर दीज टू कैन एक्ट एज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उनके रिएक्शंस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना पूरा ना इनकी रिएक्शन लिखने में चला जाता है रिएक्शन के, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बस ये चैप्टर खत्म, उसके बाद बचा कौन सा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और एक मेटलर्जी, बस मेटलर्जी तो एक दिन में हो जाता है, क्योंकि वो तुम लोगों ने पढ़ रखा है सारा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह, बस कंपाइल ही करना उस चैप्टर को। और कहता था ना जनवरी 1 वीक तक खत्म, पर नेक्स्ट टाइम में क्या